चालन द्वारा हमने ये बताया था स्पर्श कराते हैं, लेकिन इसमें स्पर्श नहीं कराते। कैसे जमीन एकदम खिसखिसा रही है, मेरा स्पर्श सही नहीं हो रहा। दूसरी बात हमने क्या देखी थी, इसमें आवेश क्या हो जाता करता है, बट जाता है, आवेश बट जाता है, और इसमें आवेश बढ़ता नहीं। तीसरी बात हमने क्या देखी थी, इसमें समान आवेश आता है, समान प्रकृति का आवेश, और इसमें क्या होता करता है, विपरीत प्रकृति। विपरीत का मतलब ये नहीं होता है कि प्लस वाला ही माइनस में कन्वर्ट हुआ, हम इधर वाला चार्ज जो था माइनस वाला ले लेते, चालक जो था माइनस वाला ले लेते, तो इसमें क्या हो जाता है, विपरीत। विपरीत दो बार क्यों लिख रहा हूँ, वैज्ञानिक हूँ क्या, विपरीत आवेश आ जाता है। चौथी बात बताना रह गया था कि जब हम चालन वाले स्टेप में क्या कर लेते हैं, दोनों को अलग कर देते हैं, अलग या फिर दूर करने पर, अलग या फिर दूर करने पर आवेश का अस्तित्व क्या रहता है, बना रहता है। लेकिन इसमें दूर करने पर आवेश का अस्तित्व नहीं रहता, मतलब वो जो धातु है दोबारा क्या हो जाएगी, उदासीन। ठीक है, जैसे अरे हाँ वही यार, मतलब जैसे ये वस्तु है मान लो, और ये वस्तु है मान लो कोई, ठीक है, अगर हम इन दोनों को, इसके ये वाली आवेशित है, ये वाली उदासीन है, आवेशित के पास में लाए तो इसमें चार्ज आएगा, अब इससे हम दूर ले जाएंगे तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं रहेगा। रीजन क्या है कि इसमें प्रेरण हुआ था, प्रेरण का मतलब उत्पन्न नहीं होता है, उसी का थोड़ा सा क्या हो जाता है, मोडिफाई हो जाता है, ऐसे हो जाता है। बताया था ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर खींच जाते हैं, और जो धनावेश होता है परमाणु उधर खींच जाता करता है। ये बात हमें याद रखनी है। वीडियो जो लोग देख रहे हैं कल वाला वीडियो देख लेना, कल वाला वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन वो नहीं देखोगे तो आज वाला तुम्हें एकदम समझ में नहीं आएगा। चालन प्रेरण खत्म, कंप्लीट है। पेपर में अगर अंतर आता है तो बना के लिख लोगे, बुक में मैंने थ्योरी के रूप में दे दिया है, तुम लोग बना के लिख लोगे ना। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हो वो लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन वालों को बहुत सरल लगती हैं ये सारी चीजें, जो पहली बार पढ़ते हैं उनका मोह मोह हो जाता है। फिर आता करते हैं हम लोग का, हाँ, आवेश की योज्यता, एक फालतू टाइप का टॉपिक है। ठीक, क्या टॉपिक है, आवेश की योज्यता। असल में ये सब है आवेश के गुण, ये क्या है, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आ चल रहा है, ये नई हेडिंग है हम लोग की, आवेश के गुण। आवेश के गुण के अंतर्गत इसके बहुत सारे गुण आते हैं, जो सबसे पहला गुण होता करता है वो है योज्यता। क्या है सबसे पहला, योज्यता। योज्यता के नाम से ही पता चल रहा है इनको जोड़ा जाता है, तो इसकी एक लाइन अगर बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं, आवेश जो होते हैं वो योज्य होते हैं। क्या होते हैं, योज्य। योग्य ना लिख देना कि हम इस गद्दी के लिए दावेदार हैं, हम योग्य हैं, ठीक है, हम ही न महाराणा प्रताप लुआट हैं। तो आवेश योज्य होते हैं, यानी आवेश को जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये बीजीय होते हैं। कैसे, बीजीय योग होता है, याद रखना इस बात को। जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, ठीक, और ये कुचालक प्लेट है, कैसी है, कुचालक। तो कुचालक प्लेट है, तो अगर मैं इस पर नेट चार्ज बताऊं, कैसा, नेट चार्ज, तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन अगर मान लो ये कोई ऐसी प्लेट है जिसमें क्या है, निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज, तो मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 निगेटिव है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू -4 आ रही है ना, मान लो -4 कूलाम, कूलाम नहीं बोलना चाहिए लेकिन हो गया बोल दो। तो ये जो -4 आ रहा है, ये असल में -4 का आंसर कहां से आया होगा, इसी से आया होगा। क्यों, मान लिया इसमें पहले मान लो 20 तो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 20, और बाद और 20 प्रोटॉन भी थे, तो टोटल क्या हो रहा था, 0, ये पहले था। लेकिन आवेशित होने के बाद क्या हुआ, देख रहे हो आज की गर्मी, आवेशित होने के बाद मान लिया इसमें बाहर से कितने आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आए, मान लिया बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन, मान रहे हैं ऐसा, मान रहे हैं। तो यहाँ पे -24 इलेक्ट्रॉन और +20 प्रोटॉन, तो कितना आया, -4 इलेक्ट्रॉन, आया कि नहीं आया। तो इससे तुम्हें क्या पता चला, इससे तुम्हें यही पता चला कि आवेशों को जोड़ा जा सकता है, और निकाय, अगर मैं इसे क्या बोल दूं, एक सिस्टम बोल दूं, सिस्टम तो पढ़े होगे ना 11th में, सिस्टम यानी निकाय, निकाय यानी जो परिवेश से अलग होता है ना, ऐसी चीज जिसके बारे में अध्ययन करते हैं उसे निकाय कहते हैं। इसके डेफिनेशन ज्यादा ध्यान नहीं देना तुम्हें, मतलब एक सिस्टम हो गया ये पूरा मान लो, तो इस पर जो नेट चार्ज आता है वो नेट चार्ज कितना आता है, 4 ये, लेकिन ये नेट चार्ज आया कैसे है, इस आधार पे कि आवेशों को जोड़ के लाया जाता है, समझ गए। अब मान लो कोई ऐसा है, एक मान लो बॉल है, इसमें यहाँ पे मान लो क्या है, 4 +4 है, यहाँ पे मान लो -3 है, यहाँ पे मान लो -8 है, यहाँ पे मान लो +6 है, यहाँ पे मान लो -2 है। तो अगर मैं टोटल चार्ज लाऊंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे नेट चार्ज कितना आएगा, नेट Q इक्वल टू आ जाएगा
+6 +4 और ये -2 -8 -3, तो ये 6 4 10, 8 2 10 कट गया, -3 आ गया कि नहीं? बस। तो यही चीज क्या कहलाती करती है कि आवेश क्या होते हैं, योज्य। बुक में देख लो थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। पहली बात लिखी विद्युत आवेश योज्य होते हैं। जिसको ना पता हो वीडियो में दिखा दूं मैं थोड़ा सा, तुम लोग अपना बुक में देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधे, अरे फोकस कर, फोकस कर, हाँ कर लिया। इसमें लिखा है विद्युत आवेश योज्य होते हैं किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भाग में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग, बीजीय योग को अंडरलाइन करो, बीजीय योग के बराबर होता है। बीजीय योग का मतलब क्या हुआ, प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस रहेगा, और आंसर भी प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली दिखा दिया, Q = Q1 + Q2 + Q3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टॉपिक डन। इसके बाद हम लोग का पहला गुण खत्म। तो पहला गुण क्लियर हो गया, पेपर में आ जाएगा, लिख लेना। 1 साल लगता है, क्वार्टरली में आया था, हाँ किसी में तो आया था, और मेरी नोट्स में नहीं था, फिर मैंने गूगल से देखा, फिर मैंने उसको नोट्स में ऐड किया, बुक में मिल नहीं रहा था ना। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ये टाइप, ये वाला स्टाइलिश बढ़िया दिया है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा अगर हम देखें तो ये होता है आवेशों का संरक्षण। दूसरे गुण की बात करें तो क्या आएगा, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, देख रहे हो यार गर्मी, ठीक है, आज ज्यादा है ना, नहीं लग रही, चलता तो रोज 4-5 दिन से गर्मी है ही। इसको क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन। जैसे हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षित होती है, ऐसे ही यहाँ क्या कह दिया गया, आवेश भी संरक्षित होता है। 2 नंबर में कुछ भी आ सकता है, लिख देगा 2 नंबर में आवेश के कोई 4 गुण लिखिए, आधा नंबर के 4, तो ले कुछ भी दे देगा। मैं तो बनाऊं तो मैं मैं कुछ भी दे दूं। आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। यहां से क्या बोला जा सकता है कि आवेश जो होते करते हैं वो संरक्षित होते हैं। संरक्षित का मतलब क्या होते करते हैं, जो हमको पहले से बताया जा रहा है। जैसे ऊर्जा संरक्षण हमने पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये बच्चों वाली चीज है। मैंने तुम्हें 11th में बताया था ऊर्जा संरक्षण का असली नियम क्या है, किसी निकाय की कुल ऊर्जा नियत होती है। ऐसी यहाँ पे बोल दिया जाता है किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है, कुल आवेश नियत होता है, कुल आवेश नियत होता करता है, नियम लिख दिया। निकाय का कुल आवेश क्या होता है, नियत। ये इंपॉर्टेंट बात है। कुल आवेश, अब ये कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स वैल्यू होती है ना, वो क्या रहती है, फिक्स वैल्यू। बस वो चार्ज क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अब जैसे मान लो कि हमने ये क्या ले लिया, कांच की छड़, और ये क्या ले लिया, ऊनी कपड़ा। आपस में दोनों में क्या कराया हमने, घर्षण कराया, घर्षण कराया तो चार्ज यहां से कुछ यहां चला गया। जैसे मान लो इधर से +3 इधर गया -3, है ना। लेकिन जब मैं नेट चार्ज लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्यू नेट लिख देता हूं मैं, क्यू नेट, तो नेट चार्ज कितना आएगा, 0। तो किसी निकाय का कुल आवेश जो होता है वो जनरली क्या होता करता है, 0। कभी कभी 0 नहीं भी होता, अगर हम कम ज्यादा ले ले। मान लिए पहले से आवेशित रही हो और इसको टच कराए तो दोनों में आवेश तो चला गया, फिर घर्षण भी करा दिया तो आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ घट जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल अवस्था में क्या हो जाता है, जो जनरली देखा गया वो कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे यही आएगा तुम्हारा जब द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि उसमें उतना ही माइनस होता है उतना ही प्लस। इसका मतलब ये बता रहा हूं मैं कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी है। पहले था इसमें भी 0 इसमें भी 0, दोनों को रिएक्शन कराया, घिसा, उसके बाद भी क्या मिल रहा है हमें, 0 ही मिल रहा है। तो क्या आवेश में कोई परिवर्तन आया, नहीं। ठीक है, जितना चार्ज किसी निकाय में पहले था उतना ही बाद में भी रहता है। निकाय यहाँ 2 चीजों को मिला के बोला गया, इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया गया, निकाय। अकेली चीज को थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, जैसे पंखा हो गया तो पंखे में पंख लगा है, मोटर लगा है, फैराडे का नियम भी लगा तो ये सारी चीजें जो लगी हुई हैं, कंडेंसर लगा, ये सब मिला के क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। जैसे फोन हो गया, कई चीजें मिला के सिस्टम कहलाएगा। तो इस सिस्टम से अभी माइक भी कनेक्टेड है तो ये भी उसी सिस्टम के अंतर्गत आता है, ये अलग सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, वाईफाई भी कनेक्टेड है तो उसी के अंतर्गत आएगा। तो 2 गुण क्लियर हो गए। तो दूसरा गुण क्या बोल रहा है कि आवेशों का संरक्षण, यानी आवेश संरक्षित होता है। संरक्षित होने का मतलब क्या है, किसी निकाय का कुल आवेश नियत होता है। इसको बुक में देख लो, 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं मैंने स्टाइल मारते हुए।
इसमें लिखा है किसी पृथकृत, पृथकृत यानी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड यानी दुनिया से अलग। क्या ये फोन और ये माइक पृथकृत हैं? नहीं, ये इस पर कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, है ना। तो ये पृथकृत निकाय नहीं हुआ। मान लो माइक ऐसे रखा होता, किसी से दुनिया में कनेक्ट ना होता, माइक रखा है जैसे डिब्बे में रखा था, क्या किसी से कनेक्ट था? नहीं, तो ये क्या कहलाता? पृथकृत निकाय। जैसे बुक अभी पृथकृत है, अलग है, एकदम अलग, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। इसमें ये लिखा है किसी पृथकृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। नियत को जीरो भी बोला जा सकता है। नीचे लिखा है कि पृथकृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजी योग, बीजी योग समझ गए, प्लस माइनस के रूप में, बीजी योग सदैव क्या होता है? शून्य रहता है। मैं वीडियो में भी दिखा देता हूं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, वो हमने कल देख लिया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बता दिया है तुम्हें कि प्रेरण की प्रक्रिया में एक वस्तु पर जितना धनावेश होता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश होता है, और ये तुम कल ही पढ़ चुके हो, ठीक। तो इस प्रकार कुल आवेश सदैव क्या रहता है? नियत। क्योंकि अगर प्रेरण में हम देखें इस पे प्लस था और उसमें माइनस, तो उसमें माइनस के उधर साइड प्लस भी तो था, तो टोटल क्या हो जाता है? जीरो। ये हो गया खत्म। अगला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है जिससे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अगला वाला क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण। ये सब क्या चल रहे हैं? आवेश के गुण, आवेश का क्वांटीकरण। कभी नहीं आया है, आ सकता है, इसलिए पढ़े रहना है। आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण में एक शब्द दिख रहा है क्वांटम टाइप का, दिख रहा है यार, इंक नहीं चल रही कि बोर्ड आ गया है। यहाँ एक शब्द दिख रहा है हम लोग को क्वांटम, और क्वांटम यानी हमने आराम से पढ़ा था, इसका मतलब होता है बंडल। क्या होता है? बंडल। पढ़े थे ना, ऊर्जा का बंडल होता है, एनर्जी पैकेट्स जिन्हें कहते हैं, एनर्जी पैकेट कहते हैं ना, जो ऊर्जा होती करती है सूर्य से अपनी पृथ्वी तक पैकेट में आती है। जैसे बारिश की बूंद, वो भी एक पैकेट बन के आती है, छोटी छोटी सी, है ना, पानी की बूंद। तो ऐसे ही जो प्रकाश होता है वो भी आता है। यही यहाँ भी बोला गया कि आवेश किस रूप में होता है? पैकेट के रूप में होता है, और इसमें एक निश्चित मात्रा होती है ना। अब ये पैकेट जो था, फोटोन वाले को तो बोला गया था कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक निश्चित मात्रा होती करती है। तो इसमें आवेश के क्वांटीकरण में क्या बोला गया? इसमें नॉर्मल सी बात ये बोली गई कि किसी वस्तु पर क्या बोला गया? आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर आवेश की अधिकतम मात्रा, मात्रा बोल देता हूं, अधिकतम समझ जाना। आवेश की मात्रा जो होगी वो क्या होगी? मूल आवेश का पूर्ण गुणज, मूल आवेश का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज। पूर्ण का मतलब समझ रहे हो? पूर्ण यानी पूरी संख्या लेना है। क्या बोला? गिर गया। यहाँ पे नॉर्मल सी बात, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और यहाँ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्या बोला? कोई भी वस्तु ले लीजिए। क्या हो गया है बेटा, तुम्हें मार खाओगे। तो यहाँ बोला जा रहा है किसी वस्तु पर, है ना, एक आदमी टेस्ट में परिपथ लिखा था, तो ऐसे मत लिखा करो। तो किसी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा आएगी वो मूल आवेश का क्या आएगी? पूर्ण गुणज। अब बात आती है यहाँ मूल आवेश क्या है? मूल आवेश यानी इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, मतलब इससे कम नहीं होगा, ये सबसे नीचे वाली चीज है। जैसे तुमने बायो में पढ़ा है कि कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है, मतलब सबसे छोटी चीज क्या है? मूल। मूल उसी को कहा जाता है जो सबसे छोटा हो। तो यहाँ सबसे छोटा क्या कहलाया? मूल आवेश। और मूल आवेश ही क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि कितना होता है सबको पता होना चाहिए। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। और जब आवेश पढ़ लियो तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी बता दो, 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन भी बता दो, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ग्राम में आ जाएगा तो 3 जीरो गायब कर दो, कितना हो जाएगा? 24। ग्राम में पूछ लेता है कई बार, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है 27 के बगल में केजी ना लिख के जी लिखा हो, तुमको 27 रटा है, टिक मारे, गलत हो गया, ग्राम में दे देता करता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है? यही होता करता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में कितना गुना कम है? मतलब 4 गुना, नहीं 4 जीरो, 27 में 4 जीरो, 4 जीरो यानी 10,000। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में 10,000 गुना क्या होता है? हल्का। चार्ज दोनों में सेम होता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा होता है? निगेटिव। प्रोटॉन में कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन का आवेश बीजीय रूप में लिखना चाहूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। 2 नंबर में आ चुका है मूल आवेश क्या है। सोचो 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, मूल आवेश क्या है। ये जो पढ़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगी, कुछ भी आएगा, 2 नंबर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या पूछा था? मूल आवेश क्या है, इसका मान लिखिए। मूल आवेश क्या होता है?
एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, या फिर बोल दो किसी भी वस्तु पर उपस्थित सबसे न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सबसे, या फिर न्यूनतम आवेश बोल दो, न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश। तो किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश क्या कहलाता है, मूल आवेश। समझ गए बात को। बुक में जब देखना होगा मैं बताऊंगा, अभी यहाँ तो देख लो, फिर मैं यहाँ खड़े होकर कथा काहे सुना रहा हूँ। तुम लोग को 50 बार बताऊं, टीचर के लिए सबसे अच्छा काम होता है कुर्सी में बैठ के कथा वांचे। जैसे मैं बायो में इस समय डार्विनवाद पढ़ा रहा हूँ 15-20 दिन से उठा नहीं हूँ बायो, ये नहीं कुछ आज होल स्क्वायर पढ़ाऊंगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, एक्स्ट्रा 2pq आता है ना एक्स्ट्रा, वो कहाँ से आता है आज वही बताना है। तो वो बहुत आराम रहता है, जब समझा रहे हैं तो समझ लो। यही कहते हैं कम कीमत में कुछ मिल जाता है तो लोग उसकी कदर नहीं करते। अब इन 3 लाख की बुलेट खरीदो तब कदर होने लगेगी, मजाल कोई स्क्रैच मार दे। अब इन टीवीएस स्पोर्ट लाएंगे तो कांधों में एकदम चहेले रहेंगे, उसको चहेले ही बोलते हैं, कढ़ेले रहेंगे नहीं, उसको कहते हैं ना जैसे कुछ करते हैं बाइक ले जाके, लथेरे रहेंगे, ढकेले रहेंगे। अरे ढकेले शब्द मुझे भी पता है, कुछ कहते हैं लथेरे रहें, कुछ कहते हैं। बायो की एक तो किताब भी, बघेली किताब नहीं आती वरना मजा आ जाता। तो किसी पदार्थ पर उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा ही क्या कहलाती है, मूल आवेश। समझ गए। और किसी भी पदार्थ पर, कोई भी वस्तु है, हाँ कितनी अच्छी लाइट है, ठीक, किसी भी वस्तु पर आवेश की अधिकतम मात्रा, ये कौन सी मात्रा होगी, आवेश की अधिकतम मात्रा, वो हमेशा क्या होगी, मूल आवेश का पूर्ण गुणज। गुणज क्या हुआ, हम लोग कंफ्यूज, बल्ब बंद कर दो, सही बात है, मेरे वीडियो में दिख रहा है सब सही, हाँ चालू तो है ना यार, फोकस नहीं किया, अरे यार सॉरी गाइस सॉरी। बुक में कितनी देर पहले दिखाया था, संरक्षण में दिखाया था ना, मतलब मैं इतनी देर से दिखा रहा था उसमें वीडियो में दिख नहीं रहा था, मेरी किस्मत ही खराब। अब दिख रहा है, कुछ भी काम करता हूँ सही नहीं होता, आप सही दिख रहा है, सॉरी गाइस, अच्छा दिख रहा होगा। वो बीच में क्या था, चश्मा हट गया था मोबाइल से। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही क्या कहलाता है, मूल आवेश। ये सब नोट्स मिल जाएगा तुम्हें। आवेश के क्वांटीकरण में एक फार्मूला लाएगा, Q = +-NE। ये फार्मूले में सब लोग जानते हो क्या है, Q क्या है, आवेश, N क्या है, संख्या, जहां N को क्या बोल सकते हैं, N की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4। जो देखेंगे मन मन भूख गरिया है, का वीडियो बना रहा है, वाह लाइट गोल, हमारा भारत देश 2024 में लाइट नहीं। तो ये फार्मूला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ में कितना हो सकता है चार्ज, या तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन का होगा। ये जो 1 2 3 ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। समझ में आ रही बात, ये पूर्ण संख्या होती है, पूरी संख्या। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब किसी वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता। तो जैसे हम 2 कूलाम 3 कूलाम लिख देते हैं, व्यवहार में उस तरह का आवेश नहीं आएगा। समझ गए। इससे न्यूमेरिकल किस तरह का आता है, ये फार्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई बोले आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो तुम्हारी बुक में बहुत बेहतरीन लिखा है, पूरा उसको टीप के चले आना, पूरा का पूरा। क्या लिखा है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की न्यूनतम मात्रा 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होती है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। किसी इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं, इसका मान इतना होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश मूल आवेश कहलाता है। समझ गए। और फिर आगे क्या बोला गया है, मोड़ के तुम रखे थे कि मैं मोड़ा था, आप मोड़े, चलो। फिर नीचे लिखा हुआ है जो मोटी मोटी लाइन है ना, मोटी चैन मोटा पैसा, वो जो मोटी लाइन है वही अपना क्वांटीकरण। क्या लिखा है उसमें, किसी बिंदु पर आवेश की अधिकतम मात्रा, बिंदु बोलो चाहे वस्तु बोलो चाहे पदार्थ बोलो सब वही है, ठीक है। किसी वस्तु या बिंदु या फिर पदार्थ पर आवेश की अधिकतम मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, ठीक है। बस यार फिर से ब्लर हो गया, नहीं हो कौन। अब क्या करना है हमें, नीचे एक बात लिखिए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को इसे प्रदर्शित करें, तो ये हमेशा क्या होगा 1e 2e 3, ये वाला सही, ये वाला सही, ये वाला सही है। लेकिन ये कभी भी E/2 नहीं हो सकता, E/2 नहीं हो सकता, इस तरह का चार्ज कभी भी नहीं, 3E/2 नहीं हो सकता, ठीक। क्यों, 3E/2 असल में कितना कहला जाएगा, 1.5, और 1.5E 1.5 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। तो ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल वाला चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। बस वही लिखा हुआ है। अब इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल आ जाता करता है। तो क्वांटीकरण क्लियर हो गया। क्वांटीकरण क्या है, किसी वस्तु पर आवेश की अधिकतम मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है,
ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश की अधिकतम मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणा होती है। ठीक, फार्मूला जो है इसका क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हो सकता है वस्तु पर प्लस चार्ज हो सकता है वस्तु पर माइनस चार्ज। प्लस माइनस का निर्धारण कैसे होता है वो मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, वीडियो नहीं कल की क्लास में, क्लियर है ना। अब आता है इससे एक क्वेश्चन कि मान लो अगर बोलता है 1 कूलाम आवेश में, इसका मतलब ये है कि यदि किसी पदार्थ पर नहीं तो डायरेक्ट ही बोल देते हम, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये आपके सही जोड़ी में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है। इसका मतलब ये कि कोई वस्तु है जिस पर क्या चार्ज है, 1 कूलाम आवेश, तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे दर्शाते हैं, N से, और आवेश को किससे दर्शाते हैं, Q से। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज बच रही है जो कि है E, और वो हम जानते हैं E कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। मात्रक सहित लगाएंगे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में न्यूमेरिकल में यही चीज देखनी होती है कि दिया क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। ये वही वाला है जो नीचे डिब्बा बना के दिया, बस तुम्हें थोड़ा सा बता दूं। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू कितना है, 1 कूलाम। E हमें क्या करना है, नंबर क्या ज्ञात करना है, नंबर ज्ञात करना है, और E हमें पता है ना। तो हम जानते हैं चूंकि Q इक्वल टू क्या होता है, NE। अब यहाँ प्लस माइनस थोड़ी देर के लिए गायब कर दो। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, संख्या यानी क्या कहलाता है, नंबर। तो नंबर ज्ञात करने के लिए आ जाएगा Q अपॉन E आएगा। तो n इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ये कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ गया। देखो ऊपर भी कूलाम था नीचे भी कूलाम, कूलाम क्या हो गया, कट गया। अब इसमें भाग देना है, तो भाग देना तुम्हें आना चाहिए। तो ये दशमलव ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दशमलव हटता क्या हो जाता है, 0। तो 10/16 गुणे 10 की घात, देखो -19 था, ऊपर क्या हो गया, +19। जिसको नहीं पता है सीखो, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आएगा, ये नहीं आएगा, बहुत सरल है और खतरनाक आएगा। तो यहाँ पे इसका दशमलव हटा तो ऊपर क्या लग गया, 0, और बटे में 16 आ गया। अब -19 नीचे से कहाँ चला गया, क्या कहें, -19 नीचे से ऊपर चला गया, क्या हो गया, +19। अब 10 में 16 का क्या दे दो, भाग, तो 10 भागे 16, भाग का लब्धे शून्य, लगे दशमलव 0 आ जाएगा। भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96, माइनस आएगा 4, दशमलव लगाए क्या आएगा, 0। 16 दूनी 32, अब तुम्हें पता है मैं डायरेक्ट क्यों रख रहा, 8 आएगा, और 16 पंचे 80 आ गया। तो 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कितना आ गया, n बराबर आ गया 0.625 गुणे 10 की घाते 19 आ गया। लेकिन किसी भी संख्या को ऐसे नहीं लिखा जाता। एक तुमने 11th में रूल पढ़ा है कि दशमलव के पहले एक अशून्य संख्या होनी चाहिए, यानी ये दशमलव यहाँ नहीं होना चाहिए, दशमलव कहाँ होना चाहिए, यहाँ 6 के बगल में होना चाहिए। तो 6 के बगल में पहले तुम कर दो तो हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात, अब चेंज होगी। ठीक है, देखो इसको मैंने ट्रिक बनाई है, दशमलव गिन लिया करो, पहले जो चाहिए वो लिख दो। हमें चाहिए ऐसा, क्योंकि रूल क्या बोलता है, दशमलव के पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर। तुम्हें सभी 11th की जानकारी भी दे रहा हूँ। ठीक है, दशमलव के पहले अशून्य संख्या, हालांकि 8वीं की जानकारी, लेकिन हो गया, MP बोर्ड है हम लोगों का, नहीं पढ़ाया गया। इसमें पावर में चेंजेस आएंगे, क्या चेंज होगा, ध्यान से देखो। अभी दशमलव के बाद कितने अंक थे, अब हवा लगी, कुछ ठीक लगा। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो 3 अंक कितने हो गए, 2, यानी 1 पॉइंट घट गया, 1 पॉइंट घट गया कि नहीं। तो जब 1 पॉइंट घट गया तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, -1, क्या कर देंगे, -1। तो फाइनल n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर +18। ये क्या थी, ये किसी वस्तु पर यदि 1 कूलाम चार्ज है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन या तो आ गए हैं या तो चले गए, समझ रहे हो। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कि 6 लिखो, 25 लिखो, और आगे तुम कितने जीरो लगा दो, 16 जीरो। ठीक है, तो 6, फिर यहाँ पे क्या 25, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने जीरो लगा दो। इतने इलेक्ट्रॉन यदि किसी वस्तु पर आते हैं, समझ रहे हो, इतने इलेक्ट्रॉन यदि किसी वस्तु पर आते हैं तो उस वस्तु पर -1 कूलाम चार्ज कहलाता है। समझे, इतने इलेक्ट्रॉन 625, फिर आगे 18 नहीं, 2 कट गए, 2 जीरो कट गए, 16 जीरो लगाओ। अब तुम इकाई दहाई सैकड़ा कर लो, अंग्रेजी वाले तो बिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाओ, ट्रिलियन पार हो जाएगा, बिलियन 9 जीरो,
ये तो 18 जीरो है ना, बिलियन का होल स्क्वायर बिलियन का स्क्वायर लगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं तब कहते हैं वस्तु पर क्या है, -1 कूलाम चार्ज। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएं, जैसे मान लो इसको घिसा, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें, तो जब इससे इतने इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में जाएंगे तब हम कहेंगे इसमें +1 कूलाम चार्ज, समझे। तो ये +1 कूलाम कब कहलाएगा, जब इसमें इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएं। तो यहाँ पे याद रखना, 1 कूलाम आवेश का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन या तो आए हैं या तो गए हैं। क्लियर हो गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता करता है। बाकी इसके नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं छोटे छोटे तुम लोग को करवा देता हूँ, इसमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक। आवेश की अधिकतम मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है हम लोग के पेपर में, वो होगा सामान्यतः कौन सा वाला, कूलाम के नियम वाला, और जो अक्षीय निरक्षीय स्थिति है उससे रिलेटेड आ सकता है। प्रेरण द्वारा आवेशित करना, आवेश संरक्षित होता है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि किसी चालक में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो चालक पर आवेश ज्ञात करो। 5 इलेक्ट्रॉन की कमी यानी उस पर कौन सा चार्ज होगा, नॉर्मल सी बात है। छोटे छोटे क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारे एमपी बोर्ड के लिए अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कर रहे हो, ट्रांसफार्मर का खोले हो, ITI नहीं चल रहा है, बुक में ट्रांसफार्मर यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी। बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना। क्या है क्वेश्चन, एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, तो क्यू ज्ञात करो। नॉर्मल सा क्वेश्चन, तो तुम पहले ये डिसाइड करो क्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, डिसाइड कर लो। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी हुआ है चालक, चालक यानी जो भी वस्तु होगी उस पर निश्चित रूप से कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो दिया हुआ है ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ n, और हमें क्या ज्ञात करना है, q, और e हमें पता है ना। तो ये फार्मूले में हमें q ज्ञात करना है, n है तो दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो चाहे अधिकता, अपने क्या संख्या से मतलब है ना, प्लस माइनस तो हम वो कमी ज्यादा से देख के बता लेंगे, और e हमें पता है। तो इसको नॉर्मल से बताओ कितना आएगा, फटाक से बताओ, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, q ज्ञात करना है, n दिया है 5 और e हमें पता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। हम जानते हैं q इक्वल टू क्या होता है, ne, प्लस माइनस बाद में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ प्लस बोल देते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं। तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस n यानी 5 × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आएगा। कूलाम क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका कूलाम कटा नहीं, कूलाम नहीं कटा, तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16×5 = 80, 16×5 = 80 आएगा। देखो 5 × 1.6 करोगे 16×5 = 80, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक तो ये आएगा, और 8 बस लिख दो, ठीक है। अब अगर तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपए है और दशमलव लक्ष्य डबल जीरो लिखा है, तो क्या तुम इसे कितना समझ लोगे, 1 लाख समझ लोगे। मैंने समझ लिया था, मैं खुश हो गया था, मतलब अमीर हो गया, लेकिन फिर बाद में चेक कराया तो पता चला वो जो ATM से प्रिंट आता है तो दशमलव मिट गया था, इंक उसमें नहीं आई थी। तो 10 की घात कितना आ गया, -19 कूलाम। तो वस्तु पर कितना चार्ज आ गया, इतना। कैसा रहेगा, प्लस। प्लस क्यों रहेगा, क्योंकि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह के आ सकते हैं, एक नंबर, दो नंबर में। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्या लिखा है, एक चालक पर 1.6 कूलाम ऋण आवेश है, तो इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक चालक है जिस पर 1.6 कूलाम चार्ज है, एक चालक है उस पर कितना चार्ज है। क्या हुआ, ऐसे मुंह बनाए जैसे इमली का दाना खा लिए हो, इमली तो खैर खबर ही नहीं, खट्टी होती है। यहाँ ध्यान दो, तुम लोग अपने में बिजी रहते हो। 1.6 कूलाम चार्ज है और हमें बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, बस। तो अगर तुम्हें इन 3 चीजों में 2 चीजें दिखी, जाहिर सी बात है ई तो कभी देगा नहीं, वो ये तुमसे उम्मीद करेगा कि याद रखो। अब तुम हो वैज्ञानिक लेवल के, नहीं याद है तो क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, चूंकि q इक्वल टू होता है प्लस माइनस गया भाग ne होगा, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करना है, क्या आ जाएगा, q/e आएगा। कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, ध्यान से किया करो, ये पक्षांतरण ऐसे तीर बना के देख लिया करो कि e उधर बटे में जाएगा, इतने में तो निपट जाएगा सवाल, सही बात है कि नहीं।
अब ये बताओ क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी पावर में माइनस में आएगा? नहीं। ये बहुत तगड़ी गहरी बात है, फंडामेंटल बात है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी चीज की संख्या तुम अपनी उम्र बताओगे माइनस में बताओगे? नहीं बताओगे। संख्या एक पूर्ण संख्या आएगी, जीरो भी हो सकती है, पूर्ण संख्या आएगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? पूर्ण संख्या। यहाँ पे कभी भी दशमलव भिन्न इस तरह की संख्या नहीं आई। बोल दो सर ये भी दशमलव में तो आई है। पगलू, आगे 18 जीरो है, 18 नहीं 16 जीरो, तो दशमलव कहाँ रहेगा फिर? वो लिखने का एक तरीका है, कैलकुलेटर लिखोगे ई बन जाएगा। ई का कुछ मतलब होता है, पता है तुम लोग को? मुझे पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा पैसा लूंगा उसका। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन ई। तो यहाँ पे n इक्वल टू Q की वैल्यू क्या 1.6 अपॉन क्या 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कैंसिल, माइनस 19 ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? प्लस 19। क्या इसका कुछ मात्रक आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वगैरह, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कुछ आएगा? नहीं। एम्पियर पर कुछ तो लिख दो यार, कुछ नहीं आएगा। संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। ये क्वेश्चन किसी को कठिन लगा हो तो बताओ, किसी को कठिन लगा? ऐसा कुछ लिखा हो जो ना समझ में आया हो, हड़प्पा लिपि लग रही हो, कुछ है? क्लियर है ना? ऐसी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। यहाँ पे एक तगड़ा क्वेश्चन है, हीलियम पर आवेश की गणना कीजिए। हीलियम पर, किस पर? हीलियम पर। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो हीलियम पर कौन सा आवेश ला रहा होगा? पहले मुझे ये बताओ, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण के नाभिक में कितना आवेश होगा ये बताओ? कैफे आ रहा है, कैफे आ रहा है, कैफे आ रहा है। क्योंकि जो हीलियम होता है, सॉरी, जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। एक डीप क्वेश्चन है यहाँ पे, हीलियम नाभिक पर आवेश बताओ, हीलियम नाभिक का आवेश। ये हालांकि मैं तुम्हें नाभिक वाले चैप्टर में बताया हूं ना, छोटा सा क्वेश्चन है। अब तुम्हें इसके लिए हीलियम के बारे में पता होना चाहिए। हीलियम एक अक्रिय गैस है जो कि क्रिया कर लेती है, और अक्रिय नाम की कोई चीज ही नहीं होती दुनिया में, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, हो गया रहने दो, फिर मैं सत्य असत्य में पूछूंगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। और ये कितना होता है? कुछ जगह 3 है, कुछ जगह 4, आइसोटोप्स के रूप में पाया जाता है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें किस पर बात करना है? इसके नाभिक में। इसके नाभिक में अगर हम चलें तो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, कितने हैं? 2। नाभिक में प्रोटॉन, यही जो जेड होता है, जेड ही क्या कहलाता है? प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक कितना है? 2। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 2। हमें प्रश्न में बोला हीलियम के नाभिक पर आवेश ज्ञात कीजिए, है ना? हीलियम के नाभिक पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो हीलियम के नाभिक के बारे में हम जान गए, परमाणु क्रमांक 2 है। तो उसमें जो लोग होंगे प्रोटॉन, वो भी 2 होंगे। असल में न्यूट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन 2 होंगे। बुक में कौन सी कंडीशन वाला दिया? 4 वाला दिया। तो हम भी चलो 4 वाला कर लेते हैं। 4 वाला होगा तो यहाँ भी 2 आ जाएंगे, आएंगे ना? तब ना 2 धन 2 बराबर क्या बनेगा? 4 बनेगा। और ये किसकी वैल्यू होती है? ए की। तो यहाँ लिखा होता है, पता है ना? अब उत्तर डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो अभी क्या किया, बता ही ना दिया। क्या इस पर कोई चार्ज होता है? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं है। तो अगर हम नाभिक का चार्ज लाएंगे तो यहाँ केवल किसकी भूमिका होगी? प्रोटॉन की। तो नाभिक पर चार्ज आएगा तो प्रोटॉन कितने? 2। और जाहिर सी बात है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लगेगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 दूनी 32, 3.2, 10 की घाते माइनस 19 कूलाम। कैसा? प्लस। ये आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नॉर्मल सा सवाल है। हीलियम का नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं तो 2 न्यूट्रॉन भी, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। बस जब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर दिए? प्रोटॉन को लगा दिए। अब प्रोटॉन में ये फार्मूला लगा दिए, n यानी संख्या, 2 ठो है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश ही प्रोटॉन का आवेश है। ये पता है ना कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, है ना? संख्या सेम होती है। अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ऐसे लगा देता हूं, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है? सेम होता है। ठीक है? क्या हुआ? कंफ्यूज? तो वही ना होता है, और क्या होता है? परिमाण को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ही ना कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब हीलियम नाभिक अगर बोल के तुम्हें डरा दे, वो बोल दे अल्फा कण पर, किस पर? अल्फा कण पर आवेश बताओ, सेम आएगा। हीलियम नाभिक में नेट आवेश कितना आएगा? रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी 2 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, नेट आवेश 0। हीलियम के नाभिक पर कितना है? हीलियम के नाभिक पर इतना है ना? बस। अल्फा कण का बोल दे, अल्फा कण का नेट आवेश बता दे। अगर इसका नेट चार्ज कितना आएगा?
यही आएगा, ये जो लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हीलियम को जब 2 प्लस कर देते हैं, यानी हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों को आयनन ऊर्जा दे दे के बाहर निकाल देते हैं, तो जो बनता है वो क्या कहलाता करता है? हीलियम प्लस। तो यहां से तुमको क्वांटीकरण थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब तुमको थोड़ा सा ये भी लगा होगा कि हाँ क्वांटीकरण क्या है, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने करा दिए हैं, इसको तुम्हें अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं खुद बताऊंगा, ठीक। इतना कंप्लीट हो गया। तो आवेश के गुण में हमने कौन सा पढ़ लिया? टाइम कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? कोई घड़ी वड़ी लिए हो? मेरी घड़ी का सर है, हाँ अभी बहुत टाइम है, 5 मिनट मतलब। इसके बाद आता करते हैं हम लोग का अगला टॉपिक, देखा तुमको जब से पागल में तो यार। आवेश के गुण में दिया हुआ है ना खूब सारा, आवेश के गुण में दिख रहा होगा तुम्हें कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत प्रकृति के आकर्षित करते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, जो हमने चालन में देखा था। आवेश अदिश राशि है, सबको पता है। किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता कि वेग बदल दो तो आवेश बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात मेरे को हजम नहीं होती करती, पता नहीं क्यों। आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर फैल जाता है, बुक में ध्यान दो। फिर है खोखले चालक के अंदर कोई आवेश नहीं पाया जाता, अर्थात खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जो अभी मैं टेस्ट लिया था उसमें सत्य असत्य में दिया था और तुम लोग गलत कर दिए थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट वो बता ही दिया हूं, मैं बता दिया हूं ना। तो बस यहां से आवेश के गुण कंप्लीट हो गए। पेपर में अगर आते हैं तो बेस्ट गुण कौन कौन से हैं, एक संरक्षण वाले और एक ये क्वांटीकरण वाला, बस इतना लिख देना। भला माइक में नहीं गिरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़िए तुम लोग। अब आता करता है कूलाम का नियम। क्या आता है? कूलाम का नियम, जहां से न्यूमेरिकल आया था और आएगा भी। और थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी यहीं से शुरुआत होती करती है। फोर्स आ जाता है ना, तो फोर्स आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। एक तो अंग्रेजी धोखा है, बोलने लगता हूं। हाँ चलो 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 चलो, ये वाला डन। आवेश के गुण पढ़े रहे ना। आवेश के गुण में अच्छे से तुम्हें यही लिखना है। अब जैसे मैंने 2 पॉइंट बना के लिखा है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण, तो उसको तुम्हें क्या कर देना है, एक ही पॉइंट बना के लिखना है, 2 पॉइंट बना के नहीं लिखना है, ठीक है। पता चले 3 पॉइंट लिखने के बाद तुम रद्दी रद्दी लिख दो। अब इसे एक जैसे लिख दो कि बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, नहीं काटती हैं, हाँ नहीं काटती, 2 अंतर सेम सेम, ऐसे मत लिखना, ठीक। अब ऐसी पढ़ाई करो कि 100% लेके चलो, इसीलिए मैं तुम लोग को लगभग सब बता रहा हूं। अब जो आता है कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक थे, क्या थे? क्या बात बताऊं, ये लाइन पेपर मत लिखना, इसके अलावा सब लिखना। हमने 11th में ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा था। तो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में न्यूटन चर्चा ने एक बात बोली थी कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के बगल में बैठे थे कूलाम, वो मैंने रील्स में देखा था, ठीक है। तो न्यूटन के बगल में बैठे थे, तब न्यूटन जब रिसर्च करके अपना लिखे तो वो चुप्पे से ऐसे देख लिए। अब बस वो क्या चेंज कर दिए, इसकी जगह क्यू, ये आ गया Q1 Q2 अपॉन R², बस चेंज कर दिए, हो गया, बाकी सेम है। और अब जितना तुम 11th में ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़े थे वही सब यहाँ भी, विभव भी लाते हैं, स्थितिज ऊर्जा लाते हैं, कार्य लाते हैं, सब लाते हैं ना। ये सारी चीजें यहाँ बस m की जगह क्या आ जाता है Q, लेकिन हम इसको अच्छे समझते हैं। इसके पहले एक छोटी सी हेडिंग आती करती जिसका नाम है बिंदु आवेश। एक तो हेडिंग आती करती छोटी सी बिंदु आवेश, ये 2 नंबर में आ सकता है, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले, बिंदु आवेश और एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। किसको किसको परिभाषित कीजिए? बिंदु आवेश और एकांक आवेश, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। बिंदु आवेश क्या होता है? जैसे मान लो हमारा जो सौर मंडल है उसमें बीच में सूर्य है और यहाँ पे क्या है, मान लो पृथ्वी, तो क्या पृथ्वी दिख रही है सौर मंडल में? नहीं दिख रही है। सूर्य के बगल में रख दो, पृथ्वी नहीं दिखती, इतनी छोटी है। 13 लाख पृथ्वी मिलके एक सूर्य बनेंगे, 13 लाख। ये कंफर्म नहीं है मेरे को, तुम गूगल में सर्च कर लेना, जहां तक है कंफर्म। तो ये जो पृथ्वी है और ये सूर्य, इनकी दूरी अगर देखूं मैं तो दूरी की तुलना में इसका आकार कैसा है? बहुत छोटा। अब अगर मैं पृथ्वी और चंद्रमा की देखूं दूरी, तो पृथ्वी और चंद्रमा दूरी की तुलना में क्या बहुत छोटे आएंगे? सूर्य की तुलना में छोटा आएगा कि चंद्रमा की तुलना में? सूर्य की तुलना में। तो इस अवस्था में पृथ्वी क्या कह दिया जाएगा? बिंदु वस्तु कह दिया जाएगा।
क्या दिया जाएगा, बिंदु वस्तु। बात समझ में आई, जो हमने 11th में पढ़ा था। यदि किन्हीं वस्तुओं का दूरी की तुलना में आकार अत्यंत छोटा हो तो वे वस्तुएं बिंदु वस्तु कहलाती हैं। ऐसी बिंदु आवेश कहलाते हैं। यह अकेला चार्ज नहीं होता है, ये दो चार्जों के बीच दूरी के आधार पे होता है। भाई किसी को तुम बड़ा छोटा किस आधार पे कहोगे, तुलना के आधार पे। सही बात है कि नहीं। अब दो लड़कों में तुम तुलना करोगे तब ना कहोगे ये बड़ा हाइट का, ये ज्यादा हाइट का, ये कम हाइट का है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को बिंदु वस्तु कह रहे हैं तो उसके साथ एक और वस्तु आवेश चाहिए। तो मान लो कोई दो आवेश हैं, यदि इनकी दूरी की तुलना में ये क्या हो, बहुत छोटे हो, तो ऐसे आवेश को क्या कह देते करते हैं, बिंदु आवेश। ठीक है। बिंदु आवेश, असल में बिंदु की परिभाषा क्या होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो। ऐसी ही रेखा होती है। रेखा की परिभाषा है कि जिसकी लंबाई हो चौड़ाई ना हो। ये सब तुम लोग 9th में पढ़े होगे, है ना, पढ़े हो। अरे यूक्लिड वाला एक तो घटिया चैप्टर है। बिंदु आवेश लोकल सी बात है, बुक में देख लो क्या लिखा हुआ है। यदि कोई दो आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर हो कि दूरी की तुलना में उनका आकार अत्यंत छोटा हो तो उनमें से प्रत्येक आवेश बिंदु आवेश कहलाता है। अपने को बिंदु आवेश में ज्यादा ध्यान नहीं देना, नाम बस याद रखना है। कूलाम का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई दो बिंदु आवेश है, एक ये है और एक ये है, ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज है, दोनों पर क्या है, इसका है Q1 और इसका है Q2। कोई दो बिंदु आवेश है और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और उनके बीच जो दूरी है वो कितनी है, R। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, R। तो उनके बीच क्या लगता है, फोर्स लगता है, बल लगता है ना। अब अगर मान लो दोनों कैसे हैं, प्लस प्लस है, मान लो थोड़े वक्त के लिए मान लो, तो ये वाला क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, ये वाला इसको धक्का मारेगा तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा कि नहीं। और ये वाला भी इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो दोनों पर क्या लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बल लग रहा है पहले में दूसरे के कारण, यहाँ पर बल लग रहा है दूसरे में पहले के कारण। ये बताया गया था, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये सब बताया जा चुका है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे धक्का मार रहे हैं। एक में माइनस चार्ज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, है ना। तो यही होता करते हैं। लेकिन दोनों पर लगने वाला बल क्या होगा, बराबर। दोनों पर बल क्या होगा, बराबर, क्योंकि बल की दिशा अलग अलग हो सकती है लेकिन यहाँ बल का संख्यात्मक मान क्या रहेगा, बराबर। ठीक है। तीनों ने, कूलाम ने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने ये देखा कि इनके बीच जो बल लगता है, ये कैसे चार्ज हैं, बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज। तो इनके बीच जो बल लगता है ये इनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब हम समझेंगे। समानुपाती का मतलब है यानी आवेश की मात्रा अगर बढ़ा दें, जैसे मान लो अगर 5-5 कूलाम था तो जो बल लग रहा था, और 20-20 कूलाम था तब जो बल लग रहा था, तो 20 कूलाम वाले में बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। समझ गए। मान लो इतनी ही दूरी पर मैं पहले 5-5 कूलाम के रखूं तो जो बल लग रहा है, और इतनी ही दूरी पर मैं 20 और 30 कूलाम के रखूं तो मैंने आवेश बढ़ा दिया, तो आवेश बढ़ा दिया, दूरी वही रखी है, तो बल का मान बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके निष्कर्ष में आए कि जो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल है, अगर समान है तो प्रतिकर्षण, विपरीत है तो आकर्षण, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, तो वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या है, r, और r का यहाँ पे क्या कर दिया गया है, वर्ग कर दिया गया है। फोकस है, फोकस तो है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या बोला गया कि, मेरे साथ बोलो सब लोग, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जब इन दोनों को मिक्स कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोल के, ये आज तक नहीं आया है, आज तक नहीं आया, सोचो। ठीक है, एबीपी न्यूज आया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से F प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब यहाँ पता चला कि K क्या है तो K को बोला गया यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही है K। यहाँ पे एक संख्या आ गई, वैज्ञानिक ने गुणा भाग किया, है ना, कुछ किया, और एक लास्ट में कांस्टेंट आया इतना, जो हर जगह सेम था, और इसकी वैल्यू बताई गई 9 × 10⁹ मात्रक के साथ बताई गई। तो मात्रक लाना बहुत इजी काम होता है। के का मात्रक कैसे लाओगे, के का मात्रक कैसे लाओगे, ये इधर आर हो जाएगा तो FR² अपॉन क्या आ जाएगा, Q1 Q2 आएगा,
मात्रक बताओ, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी है तो मीटर स्क्वायर, कूलाम 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 स्क्वायर, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। विश्वास मानो मुझे भूल गया था इसलिए मैं लगा रहा था। तो मात्रक मुझे नहीं याद रहते हैं क्योंकि मैं याद करता ही नहीं हूँ। मैं आइंस्टीन का एक वीडियो देखा तो वो यही बोले थे, बोले जो चीज निकाली जा सकती, ज्ञात की जा सकती, उसे दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं। 25 का पहाड़ा याद क्यों करूं, 28 का पहाड़ा याद क्यों करूं, जब कैलकुलेटर की खोज हो चुकी है। ना हुई होती खोज तो मैं गुणा भाग करता। मैं क्यों याद करूं 8512 का अंडर रूट, क्या जरूरत है। कैलकुलेटर में क्लिक किए आ गया। मैं इन लोगों को होशियार नहीं गधा मानता हूं जिनको रूट बहुत सारा याद होते हैं, पहाड़ा बहुत सारे याद होते हैं। तुम सोच को बढ़ाओ, है ना, अपना रटंत विद्या ना बढ़ाओ, ठीक। लेकिन आजकल रटंत विद्या में ही तुम्हें नौकरी मिलने वाली है। यहाँ क्या बताया, के की वैल्यू इतनी होती है, इसका संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो कि कहां से आया, के की वैल्यू ला लिया, के की वैल्यू ला लिया, सब उधर चला गया। अब अगर के की वैल्यू में यहाँ रख दो तो F = क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। जो लोग नहीं होंगे उनके एप्सिलॉन के बारे में बताता हूँ, रुक जाना। ये आ गया अपना फार्मूला, यही था दो चार्जों के बीच लगने वाला बल, जो कि बल है तो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। बल किस में आएगा, न्यूटन में, बस बात खत्म। ये बल है, कौन सा बल है, कूलाम बल। क्या यहाँ पे हम इसको Q1 क्रॉस Q2 कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आवेश अदिश राशि है। आवेश क्या है, अदिश राशि, Q1 क्रॉस Q2 नहीं करेंगे, ठीक। जब सवाल लगाते हैं तो Q1 दे देगा, Q2 दे देगा, R दे देगा, और इसकी वैल्यू किस में दे देगा, नहीं देगा, इसकी वैल्यू कभी नहीं देगा, हमें अपने से जानना होगा, समझ गए। अब यहाँ कुछ लोगों की ये अजीब लग रहा है कि ये क्या बना दिए है, ये एक चिन्ह है, जहां ये क्या, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एप्सिलॉन 0, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। हमारे स्कूल में एक वैज्ञानिक पढ़ाने आए थे, प्राइवेट स्कूल में वैज्ञानिक क्या थे, वो एप्सिलॉन एप्सिलॉन पढ़ रहे थे। एक होते इस्कलान इस्कलान पढ़ रहे थे, उनको पता नहीं कहीं से सुन लिए होंगे तो वही पढ़ रहे थे। अब उस जमाने में क्या था, इतना गूगल भी नहीं था कि सर्च कर लो। उस समय नया नया गूगल असिस्टेंट आया था तो मैं उसको 3 महीना परेशान किया था। और उसी समय की गूगल ट्रांसलेट है तुम लोग की, वो बायो की NCERT, वही जमाने का गूगल ट्रांसलेट। तो इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन। इसको तुम 0 भी पढ़ सकते हो या फिर नॉट पढ़ सकते हो। स्टाइल मानने के लिए नॉट पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, बाकी 0 भी सही है, समझ गए। ये है क्या, या तो निर्वात की है या फिर किसकी, वायु की। वायु की क्या है ये, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड चैप्टर हो जाए, सेकंड चैप्टर में आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, हालांकि यही है, इसके बाद ये पढ़ा दूंगा। चलो, तो ये क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, इसको परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी, डबल टी होगा जहां तक मुझे कंफर्म नहीं पता है, परमिटिविटी है, ठीक। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या तो एयर, दोनों की हो सकती करती है, ठीक है। इसकी एक फिक्स वैल्यू आई, ये कांस्टेंट है, जब 0 लगा हो, 0 लगा यानी एयर वाला है, 0 ये निर्वात या तो हवा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई थी 8.85 × 10⁻11, 12 है। अच्छा 11 तो जी की वैल्यू में होता है, हाँ 12 आएगा। 11 किस में होता है, जी, जो कैपिटल जी आता करता है। यही तो वो भी था ग्रेविटेशन वाला, वो गुरुत्वाकर्षण वाला, बस इसकी जगह के की जगह क्या आया था, जी। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका मात्रक लाओ, तो इसका मात्रक लाओगे 4 पाई तो संख्या है, 4 पाई कोई मतलब नहीं, बस इसका उल्टा हो जाएगा, भाई यही तो है, इसको उल्टा लिख दो, क्या आ जाएगा ये, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखना, पेपर में आ सकता है, पूछ लेता है कुछ भी, एक एक नंबर मिला के ही 28 पाओगे, बस यही कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या था, मेरे साथ बोलो सब लोग, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन जरूर लिख देना, यही कूलाम का नियम, समझ गए। इसके बाद हम ये फार्मूला लगा दिए, समीकरण 1 और 2 से इकट्ठा हो गया, प्रोपोर्शनल हटाते हैं क्या आता है, कांस्टेंट आता है, सब लोग जानते हो। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ ये होती है, यहाँ लिख दोगे थोड़ा स्टाइलिश लगेगा, क्या लिख दो, यहाँ लिख दो, फिर यहाँ जहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो। के की वैल्यू इतनी होती है, अब बोल दो ये कहाँ से आई, होती है, ठीक है, नाती की पोती है, याद रखना। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कहाँ से आया तुम पूछो, मैं बता दूं, बता दिया हूं ना। ये देखो यहाँ से के की वैल्यू लाओ, बटे आर स्क्वायर इधर आएगा, गुणे आर स्क्वायर, Q1 Q2 गुणा में इधर आएगा, बटे में, बस भाग में नहीं बटे में, भाग। तो यहाँ पे वैल्यू रख दे, ये आ गया। अब जब सवाल लगाते हैं तो इसी में सबकी वैल्यू रख देते हैं, बस ये वाली वैल्यू कभी नहीं रखते, आत्महत्या लेवल का कैलकुलेशन हो जाएगा वो, ठीक है। और फिर कहते हो नीट वाले लोग आत्महत्या क्यों करते हैं,
क्योंकि वो जेई का पेपर देख लेते हैं। नीट वाला जेई का पेपर देखेगा तो क्या होगा। सीयूईटी का सरल होता है, लेकिन उसको दृष्टि आईएएस बुक बनाइए, बहुत अच्छी बुक है सीयूईटी की बुक। 12वीं के बाद ये मॉडल साइंस टीआरएस यहाँ से ग्रेजुएशन करने का न सोचना। यहाँ जितना पैसा लगेगा उतना ही पैसा तुम्हारे बीएचयू में लगेगा, एयू में लगेगा, एएलयू में लगेगा, एएमयू है, एएलयू नहीं, उतना ही लगेगा। थोड़ा सा सीयूटी पढ़ लेना, 1 महीना पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 12वीं में 90 पानी के औकात रखते हो तब। ये वाला क्लियर हो गया। ये वाला हो गया अपना कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में हमने ये बोल दिया ये किसके लिए लगाया गया है, किसी निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात के लिए। अब निर्वात के बाद आ जाते हैं अगर हम किसी माध्यम में लगाएं। अभी हमने ये कहाँ रखा था? हवा में रखा था। यहाँ क्या थी? एयर। क्या थी? एयर थी। अगर हम किसी इसको मीडियम में रख देते तो वहां पे उसका क्या आ जाता करता है? परावैद्युतांक, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। टाइम कितना हो गया? हाँ सही है। जहां के क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कल तुम लोग से 100% बनने लगेगा, बस तुम मेरी कहानी सुने रहो, हो गया। यहां बताओ किसी कोई दिक्कत? ये तुम्हारे लिए सस्पेंस आ दिया जा रहा है कि ये क्या है। जो लोग पुराना पढ़े हो जान जाएंगे। ये जो वैल्यू होती है ये किसके लिए? हवा के लिए है। हवा में के का गुणा कर दो, आ जाएगा। जैसे कागज का 4 होता है तो इसमें 4 का गुणा कर दो, 4 आ जाएगा। धातु का अनंत होता है, अनंत का गुणा कर दो, अनंत आ जाएगा। इसको हम कल पढ़ेंगे फुल डिटेल में, बुक में दिया है ना। हाँ, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, कूलाम का नियम कंप्लीट रखो। कूलाम के नियम से ही क्या आएंगे? आंकिक प्रश्न आएंगे। ठीक है, और कूलाम का नियम ही बनेगा तो आगे के टॉपिक भी थोड़ा सा बनेगा, और बहुत सरल है। इसको याद तुम्हें ऐसे ही करने, लिख लिख के याद करना है। वो नियम को थोड़ा लिखो, अभी तो नियम तुम पढ़े हो, लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? परावैद्युतांक के बारे में। और कूलाम के नियम की सीमाएं में बताना भूल गया। ये कूलाम के नियम का सदिश रूप मत पढ़ना, वहां फालतू टॉपिक है। इसके नीचे इसकी सीमाएं दिया हुआ है। ये केवल किसके लिए सत्य है? बिंदु आवेश के लिए, स्थिर आवेश के लिए। ठीक हो गया, मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। यहाँ से वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद। ठीक।